हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टर मैथ्स फाइंड योर एक्स। और अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नई वीडियोस की अपडेट मिलते रहे और आप इसी तरीके से फन फील्ड वे में इम्पॉर्टेंट मैथमेटिक्स पढ़ते रहें। तो आज जो हमारी इस वीडियो का टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सो अभी हम एप्लीकेशन सीखने वाले हैं। हम एप्लीकेशन पोर्शन सीखेंगे किसका? ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। अब आप लोग सोच रहे होंगे ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है। जो हमारे चैनल पे पहले से जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। और अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके लिए रिकमेंडेड है कि आप पहले ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ज़रूर देखें। हमारी पुरानी वीडियोस में आपको ज़रूर मिलेगा जिसमें हमने तीनों मेथड्स जो कि हैं ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की हम कैसे कोफिशिएंट्स को देखकर बता सकते हैं कि हमारा सॉल्यूशन कैसा होगा और लाइंस कैसी होंगी। इस वाली वीडियो को हम के बारे में हम बात कर चुके हैं जहाँ पर हम पैरेलल, इंटरसेक्टिंग लाइन एंड को इंसिडेंट लाइन की कंडीशंस को समझ चुके हैं। इनकी कंडीशन को हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो आपके लिए अगर आप इस वीडियो को अच्छे से समझना चाहते हैं और यहाँ पे हो रहे सवालों की अच्छी समझ चाहते हैं तो पहले आप इन तीनों वीडियोस को ज़रूर देखें। ये 3 पार्ट्स में अवेलेबल है हमारे प्लेलिस्ट में, आप वहाँ से देख सकते हैं। इनमें हम बात कर चुके हैं कि पैरेलल जब लाइंस होती हैं और जब इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, कोइंसिडेंट लाइन होती है, तो रेशोज़ कैसी होती हैं। और हम इनके साथ ये भी समझ चुके हैं कि इनके टाइप ऑफ सोल्यूशन कैसे होते हैं। टाइप ऑफ सोल्यूशन हम जान चुके हैं कैसे होते हैं और उसके बेसिस पर हम कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम को भी जान चुके हैं। आज हम जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं वो इसी पूरे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं। तो आपको कुछ एग्जांपल्स हम लेके सॉल्व करके बताएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 हम ले रहे हैं एंड दिस इज 2020 बोर्ड एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है। दे आर आस्किंग यू टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको के की वैल्यू निकालनी है फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x plus 2y equals to 3, 5x plus ky plus 7 equals to 0 is consistent. आपको कंडीशन दी है कि पेयर ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है कंसिस्टेंट है। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कंसिस्टेंट से मतलब क्या होता है। कंसिस्टेंट होने का मतलब है किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कंसिस्टेंट तब कहते हैं जब उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता हो। सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि कंडीशंस हमारी कोफिशिएंट्स की क्या क्या पॉसिबल है। उसके हिसाब से हमें यहाँ पर की वैल्यू को निकालना है। देखिए, हमें पता है कंसिस्टेंट कब होता है जब हमारी पेयर ऑफ लाइन इंटरसेक्टिंग हो या फिर कोइंसिडेंट हो। हमारे पास है 2 कंडीशंस है। हम दोनों कंडीशंस के लिए यहाँ पर के की वैल्यू को चेक कर सकते हैं। तो पहले अगर हम ये मान के चले कि हमारी पेयर ऑफ लाइन जो है वो इंटरसेक्टिंग फॉर्म की है तो हमें पता है कोफिशिएंट्स का रेशो क्या होगा। तो हम कोफिशिएंट के रेशो को यूज़ करेंगे और वहाँ से हम के की वैल्यू को निकालेंगे। तो हमें पता है कि के की वैल्यू निकालने के लिए हमें पता है कंसिस्टेंट कब होता है। इन केस ऑफ कंसिस्टेंट हमें कंडीशंस पता हैं क्योंकि हम कंडीशंस के बारे में पहले से जानते हैं। तो कंसिस्टेंट मतलब कंसिस्टेंट इम्प्लाई सॉल्यूशन, अवेलेबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन या पॉसिबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन, कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट देयर इज सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। तो जब हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज़ है कंसिस्टेंट के लिए। आप दोनों केसेस सॉल्व करके बताएंगे ऐसी केसेस में जहाँ पर पहला है इंटरसेक्टिंग
तो इंटरसेक्टिंग के लिए हमें पता है कोफिशिएंट्स होते हैं a1 अपॉन a2 शुड नॉट बी इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। सो यहाँ पर आप इक्वेशंस को अगर ध्यान से कंपेयर करें, पहले आपको यहाँ इक्वेशन को सबको सेम वे में लिखना होगा। आपको देखना पड़ेगा c के दोनों साइड सेम तरीके से लिखा हुआ है। आप अपनी इक्वेशंस को अगर देखें यहाँ पर तो x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, हमने माइनस 3 को टेलीपोर्ट किया है क्योंकि हमारा यहाँ जो 7 है वो LHS में है। तो दूसरी इक्वेशन हमारी है 5x ky प्लस 7 इक्वल्स टू 0। आप यहाँ से कंपेयर करके a1 बता सकते हैं इज़ 1, b1 इज़ 2 और c1 इज़ -3। ऐसे ही आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं a2 है हमारा 5, b2 है हमारा k एंड c2 है हमारा 7। अब यहाँ से आपको इंटरसेक्टिंग के लिए कंडीशन पता है, देयरफॉर आप क्या करेंगे a1 अपॉन a2 विच इज़ 1/5 शुड नॉट बी इक्वल्स टू 2/k। देखिए यहाँ शुड नॉट बी इक्वल्स टू से मतलब क्या है कि आप k की ऐसी वैल्यू निकालेंगे k की कौन सी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। देयरफॉर जब आप इसे यहाँ सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k विल बी इक्वल्स टू शुड नॉट बी इक्वल्स टू 5 इंटू 2, k शुड नॉट बी इक्वल्स टू 10। तो यहाँ कहने का मतलब है कि अगर आपको इस सिस्टम को कंसिस्टेंट बनाना है तो k की वैल्यू जो हो वो 10 ना हो, 10 के अलावा कोई भी वैल्यू हो तो ये सिस्टम कंसिस्टेंट रहेगा। तो आप k की ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ निकाल चुके हैं, तो आप लिखेंगे तो पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ k आर ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 10। आप कोई भी रियल नंबर यहाँ रख लीजिए, सिर्फ 10 के अलावा जो भी रखेंगे वो इसको सेटिस्फाई करेगा। कंसिस्टेंट के लिए दूसरी जो कंडीशन होती है वो होती है कोइंसिडेंट। अगर आप प्राइम वीडियोस को रिविजिट कर चुके तो आप बता पाएंगे कोइंसिडेंट के केस में जो हमारी रेशियोज होती हैं वो कैसी होती है। a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। सो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, आप यहाँ लिखेंगे 1/5 इज इक्वल्स टू 2/k इज इक्वल्स टू -3/7। तो यहाँ से कंपेयर करके आप निकाल सकते हैं, दो वैल्यूज आपको यहाँ से नजर आएगी। 1/5 is equals to 2/k and 2/k equals to -3/7। तो आप यहाँ से देखेंगे एक बार k आपका आएगा 10 एंड यहाँ पर आपका k आएगा 2 into 7 divided by -3 equals to k। therefore k equals to 10 and तो k की वैल्यू आप ले सकते हैं 14/-3 विच इज इक्वल्स टू 4.6 और आप इसे रेशो में भी छोड़ सकते हैं। तो आपको यहाँ दो वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं कि k की या तो 10 हो या फिर k इक्वल्स टू -4.6 हो। तो आप ये दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पर दे सकते हैं। अगर हमें यह क्वेश्चन में कंसिस्टेंट की जगह इनकंसिस्टेंट दिया होता तो सिचुएशन क्या होती। अगर हमें दिया होता इनकंसिस्टेंट तो हमें पता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट कब होती है। अगर हम कह रहे हैं इनकंसिस्टेंट इम्प्लाइज नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन कब होता है जब हमारी लाइंस जो होती है आर पैरेलल। और पैरेलल के लिए हमारी जो कंडीशन है, कंडीशन फॉर पैरेलल हमें क्या पता है, कंडीशन फॉर पैरेलल a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो आप यहाँ से k की वैल्यू के लिए फिर से वही करेंगे, a1 अपॉन a2 इज 1/5 2/k शुड नॉट बी इक्वल टू -3/7। आप इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ से देखेंगे k इक्वल्स टू 10।
तो यहाँ क्वेश्चन में कहने का मतलब ये है, अगर के अगर आपका 10 हो जाता है तो ये पेयर ऑफ लाइन पैरेलल हो जाएंगी, जिसकी वजह से इसका ग्राफ नहीं बनेगा और देयर विल बी नो सॉल्यूशन, एंड नो सॉल्यूशन होने की वजह से द सिस्टम विल बी इनकंसिस्टेंट। अनदर एग्जांपल लेते हैं इन दिस सीरीज। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो लास्ट टाइम बोर्ड में पूछे गए थे। अब जो आपके सामने है 2020 का ही क्वेश्चन है, ये स्टैंडर्ड के पेपर में आया था, दिल्ली रीजन। सो आप क्वेश्चन बता रहे क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, सो दिस इज सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो इन्होंने हमें दिया है x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0 एंड 2x प्लस के वाई इक्वल्स टू 3 हैज़ नो सॉल्यूशन। तो आप ध्यान से अगर देखेंगे तो इन्होंने यहाँ नो सॉल्यूशन बोला है, तो आपके दिमाग में वही कंडीशन जो हमने इससे पहले डिस्कस करी है, एल्जेब्राइक वे ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। अगर आपने उस वीडियोस को देखा है तो आप बता पाएंगे, जहाँ जब हमसे किसी ने नो सॉल्यूशन बोला है तो हमारे दिमाग में उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सीधा आना चाहिए कि नो सॉल्यूशन कब होते हैं हमारे, जब हमारी लाइंस पैरेलल हों। लाइंस आर पैरेलल। सीधी ये जो आपके लिए बना रहे हैं, हम कॉन्सेप्ट मैप बना रहे हैं, आपको क्वेश्चन करते टाइम ये नहीं लिखना होता है। तो आपको पता है कि नो सॉल्यूशन कहने का मतलब है लाइंस आर पैरेलल, और पैरेलल होने के लिए हमें कंडीशन पता होनी चाहिए जो कि होती है हमारी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 should not be equals to c1/c2. So there is a very important role of understanding कि कोफिशिएंट रेशियोज क्या होंगे। तो आपको यहाँ इस क्वेश्चन पे पहले तो ये आपका कॉन्सेप्ट मैप हो चुका है, हम ये समझ चुके हैं कि हमें किस रास्ते जाना है। तो अब हम यहाँ से a1 a2 b1 b2 c1 c2 को छाटने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए हमें पहले पता है कि दोनों इक्वेशन सेम तरीके से लिखी होनी चाहिए। जो c है या तो वो LHS में हो या दोनों केसेस में RHS में हो। तो मैंने देखा पहली इक्वेशन में LHS में है, दूसरी केस में मेरा जो c है वो RHS में है, तो मैं उसे RHS से LHS में ले आऊँगा, तो इट विल बी -3 = 0। तो यहाँ से मैं अपने a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 को ईजिली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। तो पहले हम a1 a2 b1 b2 c1 c2 को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो a1 इज़ 1, a2 इज़ 2, b1 इज़ 1, b2 इज़ k, c1 इज़ 4 एंड c2 इज़ 3। अब हम यहाँ से इनकी रेशियोज़ को कंपेयर करेंगे और k की पॉसिबल वैल्यूज़ को निकालने की कोशिश करेंगे। तो हमें पता है कि क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, सिंस देयर इज़ नो सॉल्यूशन, सिंस सिस्टम हैज़ नो सॉल्यूशन, therefore a1/a2 is equals to b1/b2 should not be equals to c1/c2। तो आप इन वैल्यूज़ को रखकर यहाँ से k की दो वैल्यूज़ निकालने वाले हैं, क्योंकि b2 हमारा गायब है, b2 k है। तो रखेंगे a1/a2 is 1/2, b1/b2 is b1 is 1, b2 is k should not be equals to c1 is 4, this is -4 and -3, so c1 is -4 and -3। यहाँ से हम इन दोनों को एक साथ सॉल्व करेंगे और इन दोनों को एक साथ सॉल्व करके दो k की वैल्यूज हम निकालने वाले हैं। therefore 1/2 equals to k 1/k, एंड दूसरी कंडीशन जो हमारी बनी है 1/k इज इक्वल टू -4/-3। सो माइनस कैंसल्स, यहाँ पर हमारा जो k आया है, therefore यहाँ पर हमारा k जो आया वो आया 2, एंड यहाँ जो हमारा k आया वो आया 3/4। एंड ये वाली जो कंडीशन हमारी नॉट इक्वल्स टू है। तो ये दो कंडीशंस हमारे लिए k की पॉसिबल हुई हैं। k को एक तो 2 होना चाहिए और दूसरे केस में ही ऑन द अदर साइड 3/4 नहीं होना चाहिए। अगर 3/4 होगा तो ये इक्वेशन जो है हमें कोई ना कोई सोल्यूशन दे देंगी और ये पैरेलल नहीं रहेंगे, क्योंकि इस केस में ये a1/a2 b1/b2 के बराबर तो होगा पर c1/c2 के भी बराबर हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। तो इसे k 3/4 नहीं होना चाहिए, 2 रखेंगे तो हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगी। फिर से एक और क्वेश्चन इसी टाइप का लेते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार बोर्ड इसी तरीके के सवाल आपसे पूछता है। तो आपका इन कंडीशंस पर आपको एल्जेब्राइक सॉल्यूशन जो है, एल्जेब्राइक मेथड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफिकल मेथड्स को समझना भी ज़रूरी है। ग्राफिकल मेथड्स को आप हल्के में ना लें, ग्राफिकल मेथड्स को भी उतना ही इक्वल इंपॉर्टेंट दें और समझें। तो ग्राफिकल मेथड की तीनों वीडियोस को देखें, जिससे आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले कि हम क्यों ऐसे कहते हैं कि ये कोफिशिएंट्स की रेशो इस तरीके की होने की वजह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या तो पैरेलल होगी या कोइंसिडेंट होगी या इंटरसेक्टिंग होगी। ये हमें पता होना चाहिए। एक और एग्जांपल लेते हैं। बोर्ड लगातार इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है। सो ये जो क्वेश्चन था ये 2017 में पूछा गया। तो 2017 में क्या पूछा गया, फाइंड
विच वैल्यू या वैल्यूज ऑफ p, फॉर विच values of p will the lines represent by following pair of linear equation be parallel। तो आपको बिना सेकंड थॉट आए दिमाग में, आपने जैसे ही पैरेलल वर्ड पढ़ा आपके दिमाग में बिल्कुल आ जाना चाहिए कि हमें किस कंडीशंस को या रेशोज को हमें किस फॉर्म में लेना है। उससे पहले हमें इक्वेशन का ध्यान रखना है, क्या इक्वेशन में सारे कोफिशिएंट सेम साइड पर हैं या नहीं। तो ये आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है, आपसे बोला है कि पैरेलल कब होंगे। हमें एक वर्ड मिला पैरेलल, हमें पैरेलल से ही हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, वी शुड क्लिक डायरेक्टली कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 शुड नॉट बी इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए। तो उससे पहले हम a1 a2 b1 b2 और c1 c2 को आइडेंटिफाई कर लेते हैं इस वाले क्वेश्चन में। तो आप इजीली यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं, a1 कितना है आपका 3 है, a2 आपका 6 है, b1 आपका -1 है, b2 आपका -2 है, c1 आपका -5 है एंड c2 आपका -p है। तो फॉर पैरेलल हमें कंडीशन पता है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 शुड नॉट बी इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो हम वैल्यूज को रखना शुरू करेंगे। a1 इज 3, a2 is 6, b1 is -1 by -2, this should not be equals to -5 by -p। आप यहाँ ध्यान से देखेंगे माइनस कैंसिल्स, ये 1/2 आया है, तो पहली इक्वेशन हमारी ऑलरेडी हमें सेटिस्फाई होती दिख रही है। 1/2 शुड बी इक्वल्स टू 1/2 शुड नॉट बी इक्वल्स टू माइनस कैंसिल्स, सो दिस बिकम 5/p। तो हमें किस पर फोकस करना है, हमें इस पोर्शन पर फोकस करना है। या हम कोई भी ले लें, 1/2 तो दोनों साइड है, सो देयरफॉर 1/2 शुड नॉट बी इक्वल्स टू 5/p। जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलेगा p शुड नॉट बी इक्वल्स टू 10। तो यहाँ क्वेश्चन पे बहुत क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि p 10 नहीं हो, 10 के अलावा कुछ भी हो तो ये लाइंस जो है वो पैरेलल होंगी। अगर 10 आ गया तो ये पैरेलल नहीं होंगी। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं पैरेलल ना होने की वजह से ये क्या हो जाएंगी, ये कोइंसिडेंट होंगी। क्योंकि आप यहाँ ध्यान से देखिए, अगर आप यहाँ p को 10 रख देंगे, ये ऑब्जर्वेशन अगर आप देख पा रहे हैं, अगर आप p को यहाँ 10 रखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये इसका 2 टाइम्स है, फर्स्ट इक्वेशन का 2 टाइम्स आपका नीचे वाला है। तो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हमें ऑब्जर्व करनी आनी चाहिए इक्वेशंस को देखकर। तो हमें क्लियरली पता चल गया कि जो हमारा p है दैट शुड नॉट बी इक्वल्स टू 10 टू मेक दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पैरेलल। एक और इसी सीरीज का एग्जाम्पल लेते हैं, इसी एग्जाम्पल को समझेंगे फिर से। हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ये आपके एनसीईआरटी पेज नंबर 61, एग्जाम्पल नंबर 16, एग्जाम्पल नंबर 16 पेज 61। तो एग्जाम्पल कह रहा है आपसे, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k will the following pair of linear equation have infinitely many solutions। देखिए इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के साथ ही आपके दिमाग में कंडीशन आनी चाहिए कि आपको पता है कि रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा। अगर आप इसी चीज़ को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस को बहुत आसानी से डील कर सकते हैं। (12x + ky - k = 0। तो हम यहाँ ईजिली देख पा रहे हैं हमारा
दो तीन चीज़ें हमें जहाँ यहाँ पर अंडरस्टैंड करनी है, वो है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होने का मतलब क्या है। हमारे माइंड में इस चीज़ को लेकर सीधा आना चाहिए। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होने का मतलब लाइन शुड बी कोइंसिडेंट, और कोइंसिडेंट होते ही हमें रेशो पता होनी चाहिए क्या होती है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। हम इस रेशो को इस्तेमाल करने वाले हैं, बट उससे पहले लेट अस आइडेंटिफाई यहाँ पर A1, A2, B1, B2, C1, C2 क्या है। आप ध्यान से देखेंगे, A1 इज x का कोफिशिएंट, A2 इज नीचे वाले का सेकेंड इक्वेशन का x कोफिशिएंट, B1 इज y का कोफिशिएंट, C1 इज कांस्टेंट टर्म। ऐसे ही A2 इज सेकेंड इक्वेशन का x का कोफिशिएंट, B2 इज सेकेंड इक्वेशन का y का कोफिशिएंट, एंड C2 इज कांस्टेंट ऑफ इक्वेशन 2। तो यहाँ से हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं व्हाट आर A1, A1 इज k, A2 इज 12, B1 is 3, B2 is k, C1 is minus k minus 3, C2 is minus k। हमें पता है फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कंडीशन क्या होती है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ये कंडीशन क्यों है, फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हमारे पास ये कंडीशन होती है। तो इस कंडीशन में हम वैल्यू डालना शुरू करते हैं। A1 इज k, A2 इज 12, B1 इज 3, B2 इज k, C1 इज माइनस k माइनस 3, C2 इज माइनस k, माइनस कैंसिल्स। यहाँ पर आपकी जो सिंप्लीफाइड इक्वालिटी आई वो है k/12, 3/k, k माइनस 3/k। अब यहाँ देखेंगे हर जगह k है, तो आप किसी को भी छोड़ नहीं सकते। ये आप इन दोनों को एक साथ सॉल्व करिए एंड इन दोनों को एक साथ सॉल्व करिए, आपको दो वैल्यूज़ मिलेंगी। उन दो वैल्यूज़ की भी इंटरप्रिटेशन है, उन दो वैल्यूज़ को समझेंगे कैसे इंटरप्रेट करते हैं। देयरफॉर k इक्वल्स टू 12 इक्वल्स टू k/12 इज इक्वल टू 3/k, एंड दूसरा केस आपके पास आ रहा है 3/k इज इक्वल टू k माइनस 3/k। ठीक है, सो हम इन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमारा है क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे k² इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई बाय 3 which is equals to k² equals to 36। therefore k is equals to square root of 36 which is equals to आपको दो वैल्यूज मिलेंगी which is +-6। अब हम दूसरी साइड देखते हैं हमें क्या मिल रहा है k। तो यहाँ पर हम देखेंगे ध्यान से, these k cancels each other because k जो है वो नॉन नेगेटिव टर्म है। यहाँ पर जहाँ पर हमारा जो है k जो है एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, बट हम अभी इसे कैंसिल नहीं कर सकते। इनिशियली आपको लगेगा कि हम कैंसिल कर सकते हैं, बट हमें अभी k की वैल्यू नहीं पता, तो इसलिए हम कैंसिल नहीं करेंगे। हम इक्वेशन को पहले सिंप्लीफाई करेंगे। तो हम लिखेंगे 3k इज इक्वल टू k इंटू k माइनस 3, k माइनस 3। सो आप यहाँ इसे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं कि अब दोनों को डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं कि अब 3k इक्वल्स टू k² माइनस 3k। नाउ दिस 3k कम्स हेयर, सो इट बिकम्स 6k इक्वल्स टू k², विच मीन्स इसका मतलब होता है या तो k 0 होगा, क्योंकि आप k को यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो आप कैसे कर सकते हैं इसे, ये होगा k² माइनस 6k इक्वल्स टू 0। देयरफॉर k आप कॉमन लेंगे और अंदर बचेगा k माइनस 6। तो आपको दो फैक्टर्स दिख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो सॉल्यूशंस तो होंगे ही। आप इसके दो सॉल्यूशंस निकालेंगे, तो आप इसके दो सॉल्यूशंस फटाफट से क्या दिखाई दे रहे हैं आपको, आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं दो सॉल्यूशंस क्या हैं।
वन इज k इक्वल्स टू 0 एंड k इक्वल्स टू 6। आपके पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो यहाँ से आप क्या देख सकते हैं कि जो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है इतनी सारी वैल्यूज़ में, हमारे पास यहाँ से दो वैल्यूज़ k की आई -6 एंड k इक्वल्स टू 6। हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सी वैल्यू रखने पर हमारी इक्वेशंस जो होती हैं बराबर आ जाती हैं। तो आप यहाँ रख के देखेंगे तो आपको क्लियरली दिखेगा कि 6 इज़ द ओनली नंबर विच सेटिस्फाइज। आप यहाँ ध्यान से देखेंगे दोनों केसेस में पास कॉमन सोल्यूशन क्या है, इधर से भी k इक्वल्स टू 6, इधर से भी k इक्वल्स टू 6। तो देयरफॉर k इक्वल टू 6 satisfies the condition hence k equals to 6 for infinitely many solution। अगर आपको इस सिस्टम के इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन रखने हैं तो आपको k को क्या लेना पड़ेगा 6। आप यहाँ k को 6 रख के देखिए तो आपकी इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी। हमें ट्राई करके देखते हैं। ये बनेगी 6k प्लस 3y माइनस 6 माइनस 3 आप करेंगे तो कितना आएगा 3 इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन ये बन गई। सेकंड इक्वेशन में रख के देखते हैं तो ये बनेगा हमारा 12x प्लस 3y सॉरी 6y k 6 हमारा माइनस 6 इक्वल टू 0। आप इन दोनों इक्वेशंस में अगर रिलेशनशिप देखने की कोशिश करें तो जो फर्स्ट इक्वेशन है वो सेकंड का जो कितना है, फर्स्ट इक्वेशन जो है सेकंड की हाफ है। कहने का मतलब सेकंड इक्वेशन जो है अगर फर्स्ट को मैं डबल कर दूं तो मेरे को मेरी सेकंड इक्वेशन मिल जाएगी। इट्स 2 टाइम। तो हमें यही देखना होता है कोइंसिडेंट में क्या है कि दूसरी इक्वेशन जो होती है वो पहले की मल्टीपल टाइम्स होती है। कितना मल्टीपल, क्या कॉमन फैक्टर है। तो हमने ईजिली ऑब्जर्व किया कि जो 6 है वो हमारी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर आप यहाँ पर k को 0 रखेंगे तो आप देखेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन रहेगी ही नहीं, क्योंकि आप यहाँ पर जो एक लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल नहीं रहेगी, क्योंकि ये पोर्शन आपका 0 हो जाएगा और ये पोर्शन आपका 0 हो जाएगी। ये इक्वेशंस 1 वेरिएबल में हो जाएंगे अगर आप k को 0 लेते हैं। तो k इक्वल्स टू 0 भी इसे सेटिस्फाई नहीं करता। आप k इक्वल्स टू -6 लेके देखिए, क्या -6 इसे जस्टिफाई करेगा। तो -6 आप जब रख के देखेंगे तो आप देखेंगे इसमें -6 जो है वो भी इसे जस्टिफाई नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ +6 होगा और ऊपर जब आप -6 रखेंगे -9 होगा और वो बराबर नहीं आएगी रेशो। तो आप यहाँ इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो वैल्यू यहाँ पर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है वो है k इक्वल टू 6। सो दिस वाज द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार बोर्ड में इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। आप इस क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते, इन क्वेश्चंस को करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इस तरीके के यदि आप और क्वेश्चंस चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि बोर्ड किस तरीके के सवाल पूछता है और आपकी बोर्ड में प्रेजेंटेशन कैसी रहे और आप बोर्ड में अपने मार्क्स को और कितना अच्छा कर सकते हैं, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन क्वेश्चंस को डिस्कस करिए। और आज की क्लास में हम आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हैं, सॉल्व करिए और कमेंट्स में ज़रूर लिखिए कि आपका आंसर क्या आया। सो आपको हम इक्वेशन दे रहे हैं कि आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ k such that system has no solution। आप नो सॉल्यूशन के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करिए और हमें k की वैल्यू कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि कितनी होगी कि इसका जो है इक्वेशन के नो सॉल्यूशन हो। तो दिस इज 2k माइनस 1 प्लस k माइनस 1 y इक्वल्स टू 2k प्लस 1। इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, कमेंट में सॉल्यूशन लिखिए and happy learning from Mr. Maths. Come again to find your X. Stay safe, stay happy, stay home. Bye bye.